हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अडर 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए डाउट सेशंस आने वाले हैं। तो आ गया है पार्ट 1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स डाउट सेशन। ये डाउट्स कहाँ से पिक किया है मैंने? बेटा मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग ऐप पे जाओ, आप जिसने डाउनलोड नहीं करी है डाउनलोड करो, वहां पे जाके मुझे टैग करके आप लोग अपने डाउट्स पूछो। मेरे को जितने भी डाउट्स वहां पे मिलेंगे आप लोगों के द्वारा पोस्टेड, उसको मैं आऊंगा और यूट्यूब पे उसको डिस्कस करूंगा और हम लोग उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 1। आगे और भी पार्ट्स आएंगे ऐसे डाउट सेशन के। तो चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो किसी बच्चे ने पोस्ट किया था। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता है, जो कि हमने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का है। ठीक है, और सेम हूबहू क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है और अभी शायद लास्ट क्लास में ही मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको स्टिल अभी इस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है जी। इफ द हाइट इज दिस, cylindrical part is this, and the slight heart of conical part is this. Cost of the canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate of this. तो cost of canvas निकालनी है बच्चों। ठीक है, मतलब टेंट लगाना है इस फिगर के आसपास। अब मेरे को बेटा बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बहुत सिंपल साधारण शब्दों में कि अगर आपको ऐसी फिगर दिखती है और आपको इसको टेंट से कवर करना है, तो आप कहां कहां टेंट का कपड़ा लगाओगे? तो आप बोलोगे सर एक तो CSA ऑफ कोन, बिल्कुल सही बात है। और फिर आप बोलोगे सर ये जो सिलेंडर का गोलाई वाला पार्ट होगा यहां पर भी लगेगा, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं क्या जमीन पे इस सर्कुलर सरफेस पे भी टेंट लगेगा? तो आप बोलोगे सर कैसी वाहियात बातें कर रहे हो, जमीन पे ना तो पेंट होता है ना तो टेंट लगता है। ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक बारी से और अच्छे से समझ लो ताकि किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट ना रहे। तो अब आपको क्या करना है भाई? एरिया क्या आएगा आपका जिस पे आपको टेंट लगाना है? आप बोलोगे सर CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन किसके बराबर होता है बेटा? आप सब जानते हो, πr/l। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आपने बताया था सर कि जनरल फॉर्मूला से आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बेस का पेरीमीटर लिखो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको L गिवन है, R गिवन है, H गिवन है, पुट कर दो और उसके बाद आपको वो एरिया मिल जाएगा जहां पे आपको टेंट लगाना है। 1 मीटर स्क्वायर का आपको रेट दिया हुआ है कितना? 500। तो जो भी आपका यहाँ पे एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? इजी पीजी, सबको इजी लग रहा है वाला क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने दोबारा से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मैंने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया लेकिन आपको मेथड बता दिया। अब ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है जाके, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने की आदत भी डालनी पड़ेगी। ये था हमारा आज का पहला सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों नेक्स्ट सवाल। आराम से देखो और आराम से एनालाइज करो पूरे क्वेश्चन को और बताओ आप इस क्वेश्चन को देख के क्या एनालाइज कर पा रहे हो, क्या प्रोसेस आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चालू करेंगे। देखते हैं भाई कौन कर पाता है। चलो भाई, सबसे पहले तो देखो पूछ क्या रहा है, शो करना है ये इनडायरेक्टली। आपको ये लिखा हुआ है CA का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू CB इंटू CD। अब बेटा जब आप इसको ढंग से देखोगे, ढंग से ऑब्जर्व करोगे, तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है, ये आया कहां से होगा, बना कहां से होगा, उस पर थोड़ा सा सोच विचार कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब बेटा क्या पता इसमें से एक CA, ठीक है, CA स्क्वायर बन गया, एक CA यहां पर नीचे होता और CBCD में से एक चीज यहां पे CA के नीचे होती। मतलब CA के नीचे शायद CB होता और CD के नीचे यहां पे CA चला जाएगा तो CD के नीचे CA आ जाएगा, या फिर CA के नीचे CB होता
मतलब इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे नीचे हो सकता था और जो यहाँ पे बचता उसके नीचे सी ए होता, तो ये रिलेशन मिल जाएगा। मतलब कुछ आप बोलोगे सर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय ए फॉर्मेट का है ये कुछ, जहां पे जो ए है मेरा वो सी ए के बराबर है, क्योंकि सी ए का स्क्वायर बन रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ है। ये देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई सिमिलैरिटी से ऐसा रिलेशन निकालना पॉसिबल होता है ना। सिमिलैरिटी से ऐसा रिलेशन निकालना पॉसिबल होता है। अब चालू करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप चालू करोगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए बी सी एक ट्राइंगल है बच्चों। D इज एनी पॉइंट ऑन BC। जब आप इसको ऐसे मिला देते हो तो वो क्या कह रहा है, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल BAC पूरे के बराबर है। ठीक है, उसने बोला ये वाला एंगल पूरे के बराबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये रिलेशन लाने के लिए ये तो बच्चों को पता है कि हमें दो ट्राइंगल्स देखने पड़ेंगे, कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स है, फिर लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये चीज दिख रही होगी, जो एंगल ADC है और एंगल ABC है, उसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल बच्चों जो है वो क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉमन है, तो मतलब ए से ये दोनों ट्राइंगल दैट इज ADC और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है सिमिलैरिटी में हमारा ऑर्डर मैटर करता है, उसके हिसाब से ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, नो कंफ्यूजन, कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट गगन सर का फॉलो करोगे। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को ना अलग अलग बाइफरकेट कर दो। क्या करो, दो ट्राइंगल्स को अलग अलग क्या करो, बाइफरकेट कर दो। ये था बेटा A, ये था B, ये था C। ठीक है, और ये था आपका A, ये था आपका D, ये था आपका C। जो जो एंगल्स इक्वल है ना उसको मार्क करते चले जाओ। ये वाला एंगल अल्फा था तो बेटा ये इसके इक्वल था, ये भी अल्फा। C दोनों में कॉमन था, तो अगर ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा हुआ। ठीक है, और अब तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अगर ये गामा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, गामा होना पड़ेगा। अब बेटा यहां से अब आप सुनो, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं दिमाग में बसा लेना, इसको कभी सिमिलैरिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसको अब मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। एक बता रहा हूं शॉर्टकट, मतलब जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करना है। कैसे करोगे, एंगल्स के सामने वाली साइड्स पकड़ो। ठीक है, इक्वल एंगल्स जो दिख रहे हैं उनके सामने वाली साइड पकड़ो। अब जैसे कि मैंने देखा, मेरे को रिलेशन किस में निकालना है, CA चाहिए, CB चाहिए, CD चाहिए। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में CA पकड़ो। CA किसके सामने है, गामा के सामने है। यहां पे गामा के सामने क्या है, CD है। और फिर क्या चाहिए बेटा, CB और CD चाहिए। तो इसमें CB कहां पे है, ये रहा, और इसमें CD कहां पे है, ये रहा। बोलो समझ आ रही है चीजें। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो मेरी बात को। अल्फा के सामने है CB, रिक्वायर्ड है ना CB रेशो में। अल्फा के सामने था इस वाले ट्राइंगल में CB। इस वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने क्या था, CA, उसको लिख दो नीचे। अब CB CA हो गया है, और क्या चाहिए, CD चाहिए बेटा। CD कहां है, इसमें है, और किसके सामने है, गामा के सामने। मतलब आपको गामा के सामने वाली साइड यहां पे यूज करनी पड़ेगी, दैट इज CA डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, CD। यहां से जब आप देखोगे तो आपको आपका रिलेशन मिल चुका है, दैट इज CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के लिए, जहां पे एंगल के सामने वाली आप लोग साइड्स को पकड़ो, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज बनाओ फटाफट और देख लो कौन सा रिलेशन चाहिए। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको गलतियां करने से भी बताएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार अल्फा के सामने ये है, तो मतलब CB डिवाइडेड बाय CA विल बी इक्वल टू, बीटा भी लेना होता तो AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, AD हो जाता। ठीक है, तो जो इक्वल एंगल्स होंगे, इसलिए ट्राइंगल्स को बाइफरकेट कर लो। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनको बाइफरकेट करके लिखो, अलग अलग लिखो, और अब आपको पता चल जाएगा। अब जब इसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में करना होगा तो अब मेरे को पता चल गया भाई ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगा। यहां पे बच्चे फंस जाते हैं कि सर यहां पे कहां से चालू करें, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे गगन सर के तो कभी नहीं फंसोगे। अल्फा के सामने अल्फा होगा, दैट इज A के सामने होगा D। बीटा के सामने बीटा होगा, दैट इज क्या होगा, बी के सामने क्या होगा, बी के सामने होगा गामा वाला, दैट इज A। और फिर क्या होगा बेटा, B। तो ये रहा आपका रिलेशन,
सिमिलैरिटी का, यहां से आप यहां पे पहुंचते, लेकिन मैंने ये वाला स्टेप आप लोगों के लिए मिस कर दिया, खा गया मैं ये वाला स्टेप, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देना है। इसलिए आप डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हो एंगल्स देख के। बोलो मजा आया, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। जब मैंने ट्रायंगल्स पढ़ाया था तो भी मैंने वहां पे वाला कॉन्सेप्ट बताया था। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि सर सिमिलैरिटी लिखे कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले कैसे, यही समझ नहीं आता कि जब एक ट्रायंगल में बाइफर्केशन हो रही होती है अंदर ही दिख तो जाता है कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, लेकिन उसको नेम कैसे करूं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करूं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो भाई और बताओ क्या फील आ रही है, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। The area of a circle inscribed in an equilateral triangle is this. Find the perimeter of the triangle. भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये रहा आपका ट्राइंगल बेटा, इसको नाम दे दो सबसे पहले एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है। और एक सर्कल ऐसे इसमें इंस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। ये रहा सर्कल इंस्क्राइब हो गया। अब उसने बोला है अगर इसका रेडियस मान लो बेटा आर था, तो मेरे को आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया है सर्कल का अगर आर, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर है किसके बराबर, 154 के बराबर। तो यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकालोगे सर 22 का 7 उधर लेके जाओगे तो 7 उधर जाएगा, 22 से 7 से कटेगा 49 का स्क्वायर, 49 आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 7, ठीक है। आर की वैल्यू आएगी 7, कैलकुलेट कर लेना। अब बेटा देखो, अब यहां से आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप ट्रायंगल की साइड पता कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। अब यहां पे ध्यान से एक चीज देखो, अगर मैं इनको बेटा ऐसे मिलाता हूं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। मैंने आपको जब ट्रायंगल्स पढ़ाया था और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका मीडियन भी होता है, वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। याद है या नहीं याद है, बोलो? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये वाली लाइन है या फिर ये वाली लाइन है या फिर जो ये वाली लाइन है, ये हर एक वर्टेक्स वाले एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बात है, अब क्या करें? अब भाई इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो सारे के सारे बच्चे, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। और अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कौन सी बत्ती जलनी चाहिए? कि भाई एंगल पता है, साइड पता है, क्या ये अगर मैं इसको बोल दूं डी, इसको मैं बोल देता हूं ई और इसको मैं बोल देता हूं एफ, तो आप बोलोगे सर दिख गया जो आप दिखाना चाहते थे। क्या दिख गया? अगर मैं इसको ओ बोल दूं बेटा, तो अब आप बोलोगे सर मेरे को ये पता लगाना है, ये पता है और ये एंगल पता है, तो टी रेशियोज का मैं यूज कर सकता हूं। तो मतलब अब आप बोलोगे सर ओ डी डिवाइडेड बाय बी डी शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मतलब सर आप तो tan की बात कर रहे हो, tan 30 डिग्री की बात कर रहे हो। तो यहां से आपके पास जो BD आ जाएगा ये 1/√3 होगा, √3 यहां चला जाएगा तो BD हो जाएगा। OD क्या है बेटा, R के बराबर R√3। मतलब बेटा ये आपका फाइनली क्या निकल कर आ गया, R√3 निकल के आ गया। मेरे को बताओ जब इस ट्राइंगल में देखोगे ये वाला भी तो 30 होगा, ये भी R, अब दोबारा tan से बेटा ये भी तो R√3 आएगा। बोलो समझ आया? तो मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, मेरी साइड की लेंथ क्या आ गई, 2R√3। 3 साइड्स हैं तो मेरी साइड्स कितनी हो गई, पेरीमीटर क्या हो गया, 3 × 2R√3। यहां से मेरे पास आया 6R√3। R की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 7 के बराबर, तो पुट कर दोगे तो 6 × 7 42√3। ये आ गया आपका पेरीमीटर और यही आपका इस सवाल का आंसर है। बोलो बात समझ आई सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जब मैंने कराया था आप लोगों को ये चैप्टर तो मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे समझाया था। चलो
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट सवाल। आराम से इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की ट्राई करो। सिर्फ लैंग्वेज ऐसी है जो शायद किन्हीं किन्हीं बच्चों को कंफ्यूज की होगी, वरना इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से आपको डाउट में इसको डालना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं बच्चों फॉर यू गाइस। इफ radius of cylinder is 100% more than the height, CSA is 500 centimeter square, find TSA। find TSA बताओ। बस जो ये मैंने अंडरलाइन करी है ना, हाईलाइट करी है ना स्टेटमेंट, अगर आप इसको डिकोड कर लेते हो, इसको डेसिफर कर लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 100% मोर देन द हाइट। तो आप बोलोगे सर हाइट अगर h थी तो h को ही अगर आप 100% इंक्रीज कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, r मिल जाता है। ये कह रही है मेरी ये वाली स्टेटमेंट। आराम से इसको ध्यान से देख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगर मैं h को 100% इंक्रीज कर देता हूं तो मेरे को r मिल जाती है, क्योंकि बोला हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 100% मोर देन द हाइट। ठीक है, 100% मोर देन द हाइट मतलब हाइट में जब मैं 100% ऑफ हाइट इंक्लूड कर दूंगा तो मेरा r निकल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 100% ऑफ हाइट का क्या मतलब है? मतलब h ही तो है। 100% ऑफ हाइट क्या होता है बेटा? 100/100 परसेंटेज को जब आप कन्वर्ट करोगे तो दैट मीन्स अल्टीमेटली h। दैट मीन्स h मतलब h में h ऐड करने से आपको r मिल जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये रिलेशन आपको क्या बताना चाह रहा है कि 2h इज इक्वल टू r है। ठीक है, इसको आप या तो ऐसे समझ लो एनालिटिकली, या फिर इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देके समझ लो। कैसे समझोगे कि अगर आपका h था 2 सेंटीमीटर, तो आपने जब 2 सेंटीमीटर में 100% और जोड़ा। ठीक है, अब क्या बोला है? रेडियस इज ऑफ सिलेंडर इज 100% मोर देन द हाइट। तो इससे जब आप 100% इंक्रीज करोगे तो आपको पता है कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? +2। तो मतलब जो रेडियस आएगा मेरा वो किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। अब आप देखो रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ हाइट है। बोलो समझ आ गया? तो अल्टीमेटली मेरे को यहां से क्या रिलेशन मिल गया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने समझा दिया। अल्टीमेटली मेरे को रिलेशन मिल गया है कि 2h इज इक्वल टू रेडियस। और एक और उसने रिलेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? 2πRH शुड बी इक्वल टू 500। अब पूछा क्या है भाई? निकालने को बोला है उसने 2πr इंटू r प्लस h की वैल्यू। ये निकालना है आपको। बोलो समझ आई इतनी कहानी? जल्दी से बोलो, सभी को समझ आ गई इतनी कहानी? अब यहां से आप सभी को दिख रहा है कि जो 2h है वो किसके बराबर है बेटा? r के बराबर है। तो यहाँ पे 2h को r पुट कर दोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा πr² शुड बी इक्वल टू व्हाट? 500। यहां से r की वैल्यू निकाली जा सकती है। जल्दी बोलो, यहां से r की वैल्यू निकाली जा सकती है। निकाल लेना, फिर आपको h का भी पता चल जाएगा इससे। और r और h निकाल के यहाँ पे डाल देना आप लोगों को, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया? कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक लैंग्वेज ऐसी यूज करी थी जिसमें शायद कुछ बच्चे फंस गए होंगे, क्योंकि आप लोग 8th क्लास का परसेंटेज और रेशो एकदम भूल गए हो, है ना? फंस जाते हो आप लोग रेशो और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में। चलो, ये रहा आप लोगों का एक और डाउट जो किसी बच्चे ने पोस्ट किया था। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, निश्चय बैच वाले बच्चों को तो बहुत कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलो लेट्स सी। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया दिस इज रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। मतलब एक व्हील है बेटा जिसका एरिया ये है, अगर वो इतना डिस्टेंस रोल करती है तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो मार रही होगी। ठीक है, इतना सिंपल सा सवाल है ये।
बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो लिख लो। तो आप बोलोगे सर एरिया दिया हुआ है 1.54 के बराबर, यही पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना, यही पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप लिख दोगे सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सर 1.54 मत लिखो, इसको हटा दो, हम लोग इससे कंफर्टेबल नहीं है। तो सर यहाँ पे 100 नीचे चिपका दो, चिपका दिया भाई, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। 22 से 7 में ये जाता है, 7 7 हो जाता है 49। तो आर के स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है बेटा 49/100। ठीक है, तो जब आप इसको रूट लोगे तो आपका आर क्या आएगा बेटा 7/10, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर है, क्या है 7 मीटर के बराबर। ठीक है, आपका आर आ गया 0.7 मीटर। अब आप लोगों को उसने पूछा है कि इतना डिस्टेंस वो व्हील चला था, ठीक है, तो कितनी रेवोल्यूशंस उसने मारी होंगी। आपको पता है एक रेवोल्यूशन में, मतलब जब ये सर्कल यहां से चल के ऐसे घूम घूम के आगे जाएगा, इसकी लेंथ को कवर करेगा तो एक रेवोल्यूशन होता है। तो कितनी लेंथ को कवर करेगा बेटा, जब वो यहां से यहां आएगा, ठीक है, तो जो इसने लेंथ कवर करी होगी ना, ये किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी इन 1 रेवोल्यूशन। ये सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है। दैट मीन्स फटाफट से 2πr निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10। ये लो सर, ये हो गया खत्म। तो सर 44/10 आ गया। ये डिस्टेंस कवर हुआ है सर एक रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो और डिस्टेंस कितना कवर किया है, आप बोलोगे सर 176 मीटर। तो अब आप बड़ी प्यार से यहाँ पे देख सकते हो, जब आप 176 मीटर कवर करने के लिए बोल रहे हो उसको, और उसने कितना करा है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 आपने कर दिया, तो ये आ रहा है आपका 4.4 समथिंग। तो इसको मैं 44/10 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कवर किया है एक रेवोल्यूशन में। और 176 कितने में करेगा, तो आप सिंपली बोल दोगे सर 176 ऊपर रख के इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सर इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, और सर ये हो जाएगा 44। बोलो कहानी समझ आ रही है सभी को, जल्दी से बोलो। अब बेटा जब आप देखोगे तो ये भाई साहब इसको 4 में ले जाएंगे, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा आपका 40 रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो सभी को क्वेश्चन समझ आ गया, इजी पीजी खत्म। तो बेटा इतने डाउट्स मेरे पास आज आए थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, आप लोग जाके हैशटैग गगन सर या फिर रॉकी भाई लिख के पोस्ट कर दो डाउट्स को। मैं आपके डाउट्स वहां से पिक करके YouTube पे उसका डिस्कशन फॉर श्योर करूंगा। ठीक है, आप लोगों के फायदे के लिए ही ये इनिशिएटिव चालू किया गया है, तो मेक श्योर यू मेक द फुल यूज ऑफ इट। चलो अब मैं आपसे मिलता हूं दोबारा एक नए सेशन में, एक बेहतरीन सेशन में। टिल देन बच्चों कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।